हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राज आ रही है। स्वागत है आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोर में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बायोलॉजी की। दोस्तों, बायोलॉजी हमारा चल रहा था टिश्यूज। दोस्तों, टिश्यूज का जो हमने कंप्लीट कर लिया है, केवल थोड़ा ही बचा हुआ है। वो पढ़ते हैं हम फ्लोएम के बारे में। तो आज थोड़ा पढ़ते हैं पहले फ्लोएम के बारे में, फिर शुरू करेंगे हम अपना अलग टॉपिक। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है हमारी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ एक उत्तक है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर। तो बात करते हैं वे कौन कौन सी कोशिका है जिनसे मिलकर हमारा फ्लोएम बना हुआ है। पहले है हमारी सीव ट्यूब, और सेकंड है हमारी कंपेनियन ट्यूब। ट्यूब बोल दें या सेल बोल दें। और नंबर 3 है हमारा पीएच पेरेन्काइमा। और नंबर 4 है हमारा पी फाइबर्स। तो दोस्तों, फ्लोएम जो है हमारा 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पीएच पेरेन्काइमा और पी फाइबर्स। तो दोस्तों, जानते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की। तो दोस्तों, मैंने एक बार पहले बताया था, मान लीजिए हमारा एक पेड़ है और यहां पे इसकी जड़ें हैं। फ्लोएम का कार्य होता है हमारा फूड को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का। तो दोस्तों, यहां पर मान लो कोई पत्ती निकली हुई है हमारी, तो उस तक भोजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? ठीक है दोस्तों। तो जड़ों से पत्तियों तक फूड को ले जाने का कार्य करता है हमारा सीव ट्यूब और कंपेनियन ट्यूब। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये जो हमारा फूड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये हो रहा है हमारा वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर। तो फूड का जो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है? वो करता है हमारा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो लिखेंगे, इसका कार्य होता है वर्टिकल फूड ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही हमारा पीएच पेरेन्काइमा है, इसका कार्य होता है हमारा फूड स्टोरेज करने का। यानी पौधों के लिए फूड स्टोर कौन करता है हमारा? वो करता है पीएच पेरेन्काइमा और पी फाइबर्स। ये जो है हमारे पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ एग्जाम में, 1-2 एग्जाम में क्वेश्चन ही बना है कि पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है हमारा पी फाइबर्स, यानी फ्लोएम फाइबर्स। तो दोस्तों, ये था इसका बचा हुआ पार्ट हमारा उत्तक का। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, इंग्लिश में कहें तो जेनेटिक्स। दोस्तों, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी की अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
अंतर्गत विभिन्नता, इंग्लिश में बोलेंगे इसे वेरिएशन, और वंशानुगति का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अनुवांशिकी वह शाखा है जिसके अंदर हम विभिन्नता और वंशानुगति का अध्ययन करते हैं। तो अब जानते हैं ये विभिन्नता और वंशानुगति हमारी होती क्या है। दोस्तों, विभिन्नता और वंशानुगति, दोस्तों चाहे कोई भी जीव हो, इंसान हो या कोई जानवर हो, तो कुछ जो है ना, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जब कोई जानवर या इंसान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है तो इस इंसान के कुछ लक्षण, यानी पहले पीढ़ी के इंसान के कुछ लक्षण जो है दूसरी पीढ़ी के इंसान में दिखाई देते हैं। जैसे पहली पीढ़ी का इंसान लंबा है तो दूसरी पीढ़ी का भी इंसान लंबा है। तो ये एक इसका जो है, ये एक लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। विभिन्नता और वंशानुगति, यानी वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं उन्हें बोलते हैं हम वंशानुगत लक्षण। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे लक्षण जो है पहली पीढ़ी वाले के दूसरी पीढ़ी वाले में आ जाएंगे, लेकिन इसके भी कुछ अपने डिफरेंस लक्षण होंगे, यानी इसकी बुद्धिमत्ता इससे डिफरेंस होगी। ठीक है, तो यानी जो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में जो विभिन्नता होगी उसे बोलते हैं हम विभिन्नता, यानी स्वयं के लक्षण। ठीक है, यानी पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आ रहे हैं वो कहलाएंगे हमारे वंशानुगति लक्षण, और जो डिफरेंट लक्षण हैं वे कहलाते हैं हमारे विभिन्नता या वेरिएशन, या जो उसके खुद के लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, तो बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है दोस्तों? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द के जनक, यानी ये जेनेटिक शब्द जो है किसने दिया था और कब दिया था? तो दोस्तों ये जेनेटिक्स वर्ड जो है सन 1905 में विलियम बेटसन द्वारा दिया गया था। यानी जेनेटिक्स वर्ड जो था वो दिया था हमारा 1905 में विलियम बेटसन ने। ठीक है दोस्तों, ये तो थे इसके फादर ऑफ जेनेटिक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो दोस्तों आधुनिक अनुवांशिकी के जनक भी जो है हमारे वे विलियम बेटसन ही है। ठीक है दोस्तों, यानी जेनेटिक शब्द जिसने दिया था वही हमारे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अनुवांशिकी पढ़ रहे हैं तो बात करते हैं अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई।
दोस्तों अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है। तो दोस्तों अनुवांशिकी की जो सबसे छोटी इकाई है वो है हमारी जीन। ठीक है दोस्तों, जीन। और ये जीन जो वर्ड है, ये जीन शब्द सन 1905 में, सन 1909 में जॉनसन द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। और कब दिया था? 1909 में। दोस्तों जो हमारी जीन होती है, इसकी जो है 3 यूनिट होती है, यानी ये 3 भाग में बटी होती है। जीन जो होती है हमारे 3 भाग में बटी होती है। बात करते हैं जीन हमारे किस किस भाग में बटी होती है। सिस्ट्रोन, रेकोन, म्यूटोन। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ देखते हैं इनके कार्य का क्या होते हैं। क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट, यानी हमारे जीन में कोई भी अगर कार्य होगा, उस कार्य करने के लिए उत्तरदायी कौन होगा? वो होगा हमारा सिस्ट्रोन। ठीक है, बात करते हैं ऐसे ही रेकॉन की। पुनर्योजन इकाई, रिकॉम्बिनेशन यूनिट, यानी अगर जीन में कोई कार्य हमें रीस्टार्ट करना है, दोबारा शुरू करना है, वो शुरू करने का कार्य कौन करता है? हमारा रिकॉन। और म्यूटोन उत्परिवर्तन इकाई, म्यूटेशन यूनिट। दोस्तों इसका कार्य होता है कि हमारा जो जीन है उसमें कोई क्षति ना हो या उसमें कोई चेंज ना आए, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा म्यूटोन। जीन के हमारे जो है 3 टाइप थे, सिस्ट्रोन, रिकॉन और म्यूटोन, जो हमने पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों इंसान के जितने भी लक्षण होते हैं, यानी वो यानी वो बुद्धिमान है, लंबा है, यानी उसकी कोई भी खास बात, उसका कोई भी लक्षण जो है किस चीज पर निर्भर करता है? तो देखेंगे प्रत्येक लक्षण के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इंसान में कोई भी लक्षण है तो वो लक्षण किस वजह से हैं? दोस्तों उस लक्षण के जो है जीन जो है उस इंसान में अवेलेबल हैं, जिस कारण जो है वो लक्षण उसके दर्शाए गए हैं। तो बात करते हैं एक कोशिका में कितने हमारे जीन पाए जाते हैं। इससे पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। मानव शरीर की एक सेल यानी एक कोशिका में कितने हमारे जीन पाए जाते हैं? दोस्तों एक कोशिका में जो हमारे जीन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 30,000 जीन। कितने? एक कोशिका में होते हैं हमारे 30,000 जीन। अब ये जीन तो पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका में पाए कहां जाते हैं? दोस्तों
कोशिका में हमारा पाया जाता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। ये गुणसूत्रों या इंग्लिश में बोल देंगे हम इसे क्रोमोसोम पर रेखीय या लीनियर क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कोशिका में कितने जीन होंगे? 30,000। और कोशिका में ये पाए कहां जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे गुणसूत्रों पर। और किस क्रम में पाए जाते हैं? ये रेखीय यानी रैखिक स्थिति में हमारे पाए जाएंगे। कहां पर? गुणसूत्रों में। दोस्तों क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक जीन किस गुणसूत्र पर होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो जो इंसान का पहला गुणसूत्र है, पहले गुणसूत्र पर ही सबसे ज्यादा जो है हमारे जीन पाए जाते हैं। और उनकी संख्या कितनी है? 2968। 2968 जीन पाया जाता है हमारे पहले क्रोमोसोम पर। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, न्यूनतम जीन किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं हमारे वाई गुणसूत्र पर। और इनकी संख्या कितनी है? 231। ठीक है दोस्तों, ये जीन पाए जा रहे हैं, ये जो हमारे जीन होते हैं ना, ये जो है ना सेल में जो है पेयर यानी जोड़े के रूप में होते हैं। यानी कोई भी जीन जो है हमारा अकेला नहीं होगा, वो हमेशा हमारा जोड़े के रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, मान लो जोड़े के रूप में कहा मैंने, ठीक है। तो दोस्तों यहां से देख रहा होगा आपको आर आर यानी सेम। अगर हमारे जीन जो हैं सेम है, ठीक है, अगर जीन का जो कहना की जोड़ा है वो हमारा सेम है, तो उन्हें क्या कहेंगे? या वे जीन जो हमारे सेम नहीं है उन्हें क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों जो जीन हमारे सेम होते हैं उन्हें बोलते हैं हम होमोजाइगस। होमोजाइगस। और जो जीन जो है हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं उन्हें बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस। ठीक है दोस्तों, यानी जो जीन जो हमारे एक ही प्रकार के हैं यानी एक ही प्रकृति के हैं उन्हें बोलेंगे हम होमोजाइगस। और जो विभिन्न प्रकृति के हैं उन्हें बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने अभी लिखा था होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये दोनों वर्ड किसने दिए हैं? ये भी हमारे विलियम बेटसन ने दिए हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों वर्ड किसने दिए हैं हमारे? ये भी हमारे विलियम बेटसन ने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम एलील के बारे में। ये एलील होता है हमारा क्या होता है? ये इसकी हिंदी में बात करें तो इसे हम बोलते हैं युग्म विकल्पी।
ठीक है दोस्तों, एलील या युग्म विकल्पी की बात करें दोस्तों, मैंने बताया है तो जीन जो है हमारे जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं एलील क्या होता है। यानी हमारे दो ऐसे जीन, ठीक है, जो अलग अलग प्रकृति को हो, यानी एक दूसरे के विपरीत हो। यानी ये जीन हमारा लंबे लक्षण को शो करता है और ये स्मॉल आर जो है हमारा छोटे लक्षण को शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, दूसरे के अपोजिट वे, यानी जीनों का ऐसा जोड़ा जो विपरीत लक्षणों को प्रदर्शित करता है उसे बोलते हैं हम युग्म विकल्पी। दो ऐसे जीनों का जोड़ा जो विपरीत लक्षण प्रदर्शित करते हो। ठीक है दोस्तों, चल गया पता आपको एलील क्या होता है। दो ऐसे जीनों का जोड़ा जिनके लक्षण जो है हमारे एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास अनुवांशिक को लेकर, जिसमें हमने जो है अनुवांशिक की परिभाषा पढ़ी और उसके थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी, यानी इसकी जेनेटिक्स के फादर कौन है, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर वो कौन है। तो ठीक है दोस्तों, और कुछ हमने इसके टाइप पढ़े। तो दोस्तों इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ेंगे हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।